अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम केमिस्ट्री का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज हम स्टडी करेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एंड कंसेप्ट ऑफ ऑर्बिटल। तो बच्चे स्टार्ट करते हैं हम डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन से। तो बच्चे प्रोटॉन को डिस्कवर किया था जर्मन फिजिशिस्ट ई गोल्डस्टाइन इन 1886। अब बच्चे जब इसने एक्सपेरिमेंट किया तो इसने गैस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो कैथोड लिया था, कैथोड विच इज़ एन इलेक्ट्रोड, तो वो बच्चे कैथोड परफोरेटेड था। उस कैथोड के अंदर फाइन होल्स मौजूद थे, सुराख मौजूद थे। अब जब उन दोनों इलेक्ट्रोड को हम उनके दरमियान लार्ज पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करेंगे, उनको बैटरी से कनेक्ट करेंगे, तो गोल्डस्टाइन ने क्या देखा कि कैथोड रेज़ के साथ साथ कुछ अदर रेज़ भी प्रोड्यूस होती हैं जो कैथोड रेज़ की अपोजिट डायरेक्शन में क्या करती हैं, ट्रैवल करती हैं। अब बच्चे में पता है ना कि जो कैथोड रेज़ होती हैं वो तो कैथोड से एनोड की तरफ मूव करती हैं और वह कैथोड से ही ओरिजिनेट होती है, जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है। लेकिन उसने देखा कि इन कैथोड रेज़ के अलावा कुछ अदर रेज़ भी प्रोड्यूस हो रही हैं जो एनोड से कैथोड की तरफ जा रही हैं, और जब वो कैथोड के इन होल्स से पास करती हैं और उस ट्यूब से टकराती हैं तो वहाँ पर क्या प्रोड्यूस करती हैं, फ्लोरिसेंस, वहाँ पर ग्लो प्रोड्यूस करती हैं। मीन ये जो रेस थी ये एनोड की अपोजिट वाल पर जाकर स्ट्राइक करेंगी, कैथोड की होल से गुजर कर जब स्ट्राइक करेंगी तो क्या प्रोड्यूस करेंगी, ग्लो। अब चूँकि बच्चे ये जो रेस थी ये उन कैथोड के होल्स से या उनके कैनाल से गुजर रही थी, तो इस वजह से हम इन रेस को कैनाल रेस भी कहते हैं। और बच्चे बाद में और ये जो हमारे पास ये जो रेज़ होती हैं इनको हम पॉजिटिव रेज़ बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इन पर जो चार्ज होता है वो हमारे पास पॉजिटिव होता है। बच्चे देखें, नॉर्मली हमारे पास जब आपने पीछे कैथोड रे की डिस्कवरी में देखा होगा तो जो कैथोड रेज़ होती हैं वो कैथोड से एनोड की तरफ जाती हैं, लेकिन ये जो रेज़ हैं ये एनोड से कैथोड की तरफ जाएंगी और एनोड की ये देखें अपोजिट वाल पर जब स्ट्राइक करेंगी तो वहाँ पर बच्चे क्या प्रोड्यूस करेंगी, ग्लो प्रोड्यूस करेंगी। अब हमने देखना है कि ये कैनाल रेज़ जो हैं ये प्रोड्यूस कैसे होती हैं। जैसे जो कैथोड रेज़ है ना वो तो कैथोड से ओरिजिनेट होती हैं, लेकिन जो कैनाल रेज़ हैं ये एनोड से ओरिजिनेट नहीं होती। तो फिर ये पॉजिटिव रेज़ प्रोड्यूस कैसे होती हैं? ये पॉजिटिव रेज़ बच्चे उस वक्त प्रोड्यूस होती हैं जब वो कैथोड रेज़ या इलेक्ट्रॉन गैस के मॉलिक्यूल से स्ट्राइक करते हैं। तो जब वो गैस के मॉलिक्यूल से स्ट्राइक करेंगे तो गैस के मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर लेंगे, मतलब उसको वहाँ से निकाल देंगे। जब गैस के मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उस पर चार्ज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। देखें ना इस इक्वेशन के अंदर ये गैस का मॉलिक्यूल है, इससे वो कैथोड इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक किया तो इसने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल लिया। तो अब इलेक्ट्रॉन टोटल कितने हो जाएंगे बच्चे, 2, और इस एम के ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। हमें पता है कि जब किसी एटम से या किसी मॉलिक्यूल से जब हम इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं तो बच्चे उस पर चार्ज क्या रहता है, पॉजिटिव चार्ज रहता है। तो इस मेथड के ज़रिए पॉजिटिव रेज़ की प्रोडक्शन होगी। अब अगर हम इनकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो बच्चे फर्स्ट प्रॉपर्टी कि दीज रेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू द एनोड सरफेस। ये देखिए, ये अगर हमारे पास एनोड है तो एनोड के ऐसे परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव कर दे तो एंगल बच्चे ये कौन सा बन रहा है, ये 90 डिग्री बन, मीन एनोड की सरफेस के परपेंडिकुलर मूव करती है। उसके अलावा बच्चे जब इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम डिफ्लेक्शन चेक करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब हमने ये एक नेगेटिव प्लेट है, पॉजिटिव प्लेट है, तो बच्चे ये किसकी तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएंगी, नेगेटिव प्लेट की तरफ। नेगेटिव प्लेट की तरफ जो डिफ्लेक्शन है वो क्या शो करेगी कि इनके ऊपर चार्ज क्या है बच्चे, वो दे आर पॉजिटिवली चार्ज। और अगर जिंक सल्फाइड प्लेट के ऊपर इनको गिराएंगे तो बच्चे ये क्या प्रोड्यूस करेंगी, फ्लैशेस प्रोड्यूस करेंगे। और इनकी जो चार्ज टू मैस रेशो होती है वो इलेक्ट्रॉन की निस्बत कम होती है। क्यों? क्योंकि बच्चे इन प्रोटॉन का जो मैस होता है, इन पॉजिटिव रेज़ का जो मैस होता है वो इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होता है। तो चूँकि इनका मैस बहुत ज़्यादा है, 1837 टाइम्स दे आर हैवियर दैन द इलेक्ट्रॉन। चूँकि इनका मैस इलेक्ट्रॉन से बहुत ज़्यादा है तो इस वजह से इनकी जो रेशो होगी वो इलेक्ट्रॉन की निस्बत कम होगी। देखें ना, बटा है बच्चे, ये बटे के नीचे जितनी चीज़ बड़ी होती जाएगी तुम्हारा आंसर उतना कम होता जाएगा। मीन इनकी चार्ज टू मैस रेशो बहुत कम होगी इलेक्ट्रॉन की निस्बत। अब बच्चे ये जो कैनाल रेज़ की जो प्रोडक्शन होती है वो गैस की नेचर पे भी डिपेंड करती है। अगर गैस डिफरेंट होगी तो इनकी नेचर भी डिफरेंट होगी, और इनकी जो चार्ज टू मैस रेशो है वो भी गैस की नेचर पर डिपेंड करती है। देखें अब बच्चे यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ E/m, मीन चार्ज टू मैस रेशो। तो ऐसी गैस जिसका मैस सबसे कम होगा तो उसकी चार्ज टू मैस रेशो की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी। और हमें पता है बच्चे सबसे लाइटेस्ट, सबसे हल्की गैस हमारे पास कौन सी है, हाइड्रोजन। तो मीन अगर हाइड्रोजन को एज अ
गैस यूज़ करेंगे तो फिर हाइड्रोजन के लिए चार्ज टू मास वैल्यू क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी, हाईएस्ट होगी। और बच्चे इन जो पॉजिटिव पार्टिकल थे, इनका जो मास होता है वो प्रोटॉन से कभी भी कम नहीं होता। और हमने कहा था कि अगर हम हाइड्रोजन गैस को अगर यूज़ करेंगे तो हाइड्रोजन गैस चूँकि सब में से बच्चे लाइटेस्ट है, तो इस वजह से अब इसके जो पॉजिटिव पार्टिकल होंगे वो भी सबसे लाइटेस्ट होंगे, उनका वेट भी सबसे कम होगा, लेकिन उनकी चार्ज टू मास रेशियो सबसे ज़्यादा होगी। और उसके अलावा बच्चे इन पॉजिटिव रेज़ को बाद में नाम क्या दे दिया गया था, प्रोटॉन का किसने नाम दे दिया था, रदरफोर्ड ने। और इनका जो मास होता है वो इलेक्ट्रॉन की निस्बत 1837 टाइम बच्चे क्या होता है, ज़्यादा होता है। और प्रोटॉन जो है ये सब एटम्स में मौजूद होता है, तो इस वजह से हम इसे बोलते हैं इट इज़ द कॉमन कंस्टिट्यूएंट ऑफ ऑल मैटर। बच्चे नेक्स्ट अगर हम प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी की बात करें तो बच्चे मैक्स प्लैंक ने 1900 के अंदर ये प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी प्रपोज की थी। अब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग बच्चे कि जो कोई भी चीज़ एक्साइटेड, अगर हम किसी हीटेड बॉडी की बात करते हैं या एटम की बात करते हैं, तो बच्चे वो एनर्जी को कॉन्टीन्यूसली इमिट या एब्जॉर्ब नहीं करते, बल्कि वो जो एनर्जी है अगर उसने एब्जॉर्ब होना है या उसने इमिट होना है तो बच्चे वो वेव पैकेट्स की फॉर्म में एनर्जी अब्जॉर्ब होती है या एनर्जी रिलीज़ होती है। मतलब कॉन्टीन्यूस अब्जॉर्ब या रिलीज़ नहीं होगी, एक स्पेसिफिक एक डिस्क्रीट एनर्जी पैकेट्स की फॉर्म में, जिनको हम क्या बोलते हैं, क्वांटा। ज़्यादा होंगे तो क्वांटा, अगर सिंगुलर होंगे तो क्वांटम, मीन वो क्वांटा की फॉर्म में, वो डिस्क्रीट पैकेट्स की फॉर्म में एनर्जी अब्जॉर्ब होती है या रिलीज़ होती है। अब अगर हम लाइट की बात करेंगे तो लाइट के केस में उस क्वांटम ऑफ एनर्जी को, उस एनर्जी को क्वांटम को हम क्या बोलते हैं, फोटोन बोलते हैं। और बच्चे उसके अलावा ये जो हर क्वांटम होता है इसकी एक स्पेसिफिक एनर्जी होती है, और उस क्वांटम की जो एनर्जी होती है वो उसकी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और बच्चे यहाँ पर हम जो फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं ये थोड़े से टेढ़े वी से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसे हम प्रोनाउंस क्या करते हैं, न्यू, मीन ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है न्यू, न्यू मीन फ्रीक्वेंसी, कि जिसकी फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी तो बच्चे उसकी एनर्जी भी उतनी ज़्यादा होगी। अब प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को ख़त्म करने के लिए हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, एच, विच इज़ द प्लैंक्स कांस्टेंट। बच्चे इसकी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, इसके यूनिट भी याद होनी चाहिए, 6.625 मल्टीप्लाई बाई 10⁻34 जूल सेकेंड। अब बच्चे हमने कहा था कि जो हर क्वांटम है वो एक स्पेसिफिक एनर्जी को उसके साथ एसोसिएट होते हैं, वो एक स्पेसिफिक एनर्जी को कैरी करता है, जो कि अब बच्चे जो उसकी एनर्जी होगी, अब ये याद रखना उसकी एनर्जी हमेशा जो E इज़ इक्वल टू एच, हम न्यू की बात की थी, वो उसका इंटीग्रल मल्टीपल होती है। बच्चे कैसे, मैं लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि बच्चे उसकी जो एनर्जी हमारे पास है वो कितनी है, 10 जूल, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट आएगा उसकी कितनी होगी, 20 जूल, 30 जूल। तो मतलब जो फर्स्ट वाली थी उसका क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल है, जिसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि E इज़ इक्वल टू एन एच न्यू। तो यहाँ पर जो n की वैल्यू होगी वो होल नंबर के अंदर होगी, वो कभी भी डेसिमल नंबर में नहीं होगी, 1.5 या 1.75 या 2.5 2.7 ऐसे नहीं होगी, बल्कि हमेशा वो होल नंबर के अंदर होगी। अब बच्चे हम एक और इक्वेशन की बात करते हैं, v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा। अब ये तो मैंने, अब यहाँ पर हम बच्चे v की जगह v को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, c से, स्पीड ऑफ लाइट, और f को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, न्यू के साथ, और साथ ये क्या आ गया, लैम्डा। तो अब हम रिलेशन पढ़ने जा रहे हैं न्यू और लैम्डा में, मीन फ्रीक्वेंसी और लैम्डा में। तो बच्चे जो फ्रीक्वेंसी और जो लैम्डा आपस में क्या होते हैं, दे आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, कि जिनकी वेवलेंथ जितनी ज़्यादा होगी तो उनकी फ्रीक्वेंसी उतनी कम होगी, या जिनकी वेवलेंथ जितनी कम होगी उनकी फ्रीक्वेंसी उतनी ज़्यादा होगी। तो इसी इक्वेशन को अगर मैं रीअरेंज करूँ तो बच्चे क्या बन जाएगी, न्यू इज़ इक्वल टू सी ओवर लैम्डा। ये देखिए न्यू इज़ इक्वल टू सी ओवर लैम्डा। यहाँ पर सी क्या है बच्चे, स्पीड ऑफ लाइट या वेलोसिटी ऑफ लाइट, और लैम्डा हमारे पास क्या है, उसकी वेवलेंथ। अब इसकी वैल्यू अगर हम इस इक्वेशन पुट करें तो हमारे पास बच्चे क्या आ जाएगा, ई इज़ इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा। अब यहाँ पर अगेन बच्चे एक रिलेशन आ गया है एनर्जी और वेवलेंथ के दरमियान, इन्वर्स रिलेशन है कि मीन जिन रेडिएशन की एनर्जी, सॉरी जिनकी वेवलेंथ जितनी ज़्यादा होगी तो उनकी एनर्जी उतनी कम होगी, या जिनकी वेवलेंथ कम होगी तो उनकी एनर्जी, हम एक्स रेज की बात करते हैं, अब एक्स रेज की जो वेवलेंथ है जो कि बच्चों के हिसाब से कम है, तो इस वजह से उनकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। मीन एनर्जी एंड वेवलेंथ आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द ईच अदर। अब बच्चे नेक्स्ट हम बात करते हैं वेव नंबर की। वेव नंबर हम किसे बोलते हैं, 1 ओवर लैम्डा। तो बच्चे इसको न्यू बार हम पढ़ते हैं, 1 ओवर लैम्डा। मतलब क्या, मतलब बच्चे ये कि अगर हमारे पास
लेट्स सपोज ये एक वेवलेंथ है, इसकी लेंथ कितनी है 1 सेंटीमीटर। तो इस 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस के अंदर टोटल नंबर ऑफ वेव्स, जितनी वेव्स प्रेजेंट होंगी उन्हें हम क्या बोलेंगे, वेव नंबर बोलेंगे। मतलब किसी भी वेवलेंथ के अंदर, ये मतलब मैंने डिस्टेंस यहाँ पर फिक्स कर दिया 1 सेंटीमीटर, 1 मिलीमीटर, 1 मीटर, कितना भी डिस्टेंस है उसके अंदर कितनी वेव्स बचे आएंगी, उसे हम क्या बोलेंगे, इसका वेव नंबर बोलेंगे। एन बार इज इक्वल टू 1/λ। इसको पुट करेंगे हमारे पास इक्वेशन ये भी आ जाएगी, E इज इक्वल टू HC न्यू बार। तो अब मतलब जो एनर्जी है उसका फ्रीक्वेंसी के साथ भी रिलेशन है, क्या रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है, और वेवलेंथ का तो उसका क्या रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है एनर्जी का। और बच्चे अगर हम फ्रीक्वेंसी को डिफाइन करें तो फ्रीक्वेंसी हम किसे बोलते हैं, द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट पर सेकंड। एक सेकंड में एक पॉइंट से कितनी वेव्स पास करेंगे उसे हम क्या बोलेंगे, इसकी फ्रीक्वेंसी। इसको बच्चे डिनोट कैसे करते हैं, हमने कहा था एफ के साथ भी डिनोट करते हैं, न्यू के साथ भी डिनोट करते हैं, इसका यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज होता है। वेवलेंथ की बच्चे बात करें तो हमारे पास बच्चे कंजैक्टिव क्रस्ट या ट्रफ के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसे हम क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। जैसे देखिए ये क्रस्ट है, ये बच्चे दोनों कंसेक्टिव क्रस्ट हैं, तो क्रस्ट के दरमियान डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, वेवलेंथ को बोलते हैं। इसको मेजर किसके अंदर करते हैं बच्चे, या एंगस्ट्रम के अंदर करते हैं या नैनोमीटर के अंदर करते हैं। एंगस्ट्रम कितना होता है 10⁻⁻10 मीटर, और नैनो 10⁻⁹ मीटर। नेक्स्ट बच्चे अगर हम बात करें कंसेप्ट ऑफ ऑर्बिटल की, तो बच्चे देखिए हमारे पास अगर हम बोहर एटॉमिक मॉडल की बात करें तो जो बोहर ने जो एटम्स की हमें जो पिक्चर दी थी कि न्यूक्लियस उसके इर्द गिर्द ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। लेकिन बच्चे प्रॉब्लम ये आता है कि हम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को अगर देखें तो उसके अकॉर्डिंग हम उन इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और उनके मोमेंटम को हम एट द सेम टाइम हम उनको मेजर नहीं कर सकते। अगर हम पोजीशन के बारे में सर्टेन होंगे तो हम उसके मोमेंटम के बारे में अनसर्टेन हो जाएंगे, या अगर हम मोमेंटम के बारे में सर्टेन हैं तो हम उसकी पोजीशन के बारे में अनसर्टेन हो जाएंगे। मीन एट द सेम टाइम हम उस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और मोमेंटम को फाइंड नहीं कर सकते। तो बच्चे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 3 साइंटिस्ट ने काम किया था मिलकर, श्रोडिंगर ने, हेजनबर्ग ने एंड डायरक। और बच्चे इन्होंने क्या दी थी, वेव थ्योरीज ऑफ द एटम। उनमें से सबसे बेस्ट बच्चे थ्योरी किसकी थी, वो श्रोडिंगर की थी। और उसने अपनी एक वेव इक्वेशन दी थी जिसको हाइड्रोजन एटम के लिए सॉल्व किया गया था। और इस श्रोडिंगर ने बच्चे कहा था कि हम उस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को तो एग्जैक्टली उसकी पोजीशन को फाइंड नहीं कर सकते, लेकिन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द एक ऐसा रीजन मौजूद होता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के मौजूद होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। मीन उस रीजन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होगा उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा। अब बच्चे the solution of the wave equation gives the probability of finding the electron present in a very small region of space। और बच्चे when the probability of finding of electron at a distance r from the nucleus is calculated for the hydrogen atom in the ground state। फिर उसने बच्चे बाद में कैलकुलेट भी किया था कि जो हाइड्रोजन है उसके न्यूक्लियस से कितना डिस्टेंस हम मतलब कि मूव करेंगे तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन मौजूद होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी। तो बच्चे जो उन्होंने इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की जो मैक्सिमम जो प्रोबेबिलिटी फाइंड की थी वो कितनी थी, 0.053 नैनोमीटर। ये बच्चे इन्होंने फाइंड की थी कि अगर हम न्यूक्लियस से 0.053 नैनोमीटर, लेट्स सपोज ये जगह है, अगर इस जगह पर आएंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंस की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी। और बच्चे ये वही रेडियस था, ये उतना ही रेडियस था जो किसने मेजर किया था, बोहर ने फाइंड किया था। बोहर ने भी तो इन बच्चे ऑर्बिट्स का रेडियस फाइंड किया था, तो वो भी कितना आ रहा था 0.053 नैनोमीटर इन केस ऑफ हाइड्रोजन। अब बच्चे अगर इस 0.053 नैनोमीटर से हम अवे जाएंगे या इससे बिलो आएंगे, मतलब अगर ये न्यूक्लियस है, लेट्स सपोज इतना डिस्टेंस बच्चे कितना है, ये है 0.053 नैनोमीटर, ये मैंने यहाँ पर सर्कल लगा दिया। मीन यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन के मौजूद होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। अगर मैं इससे बच्चे इधर बिलो आऊँगा, ये इससे अबाव जाऊँगा, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की उनकी प्रेजेंस की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, इट डिक्रीज शार्पली। तो बच्चे अब हम एटॉमिक ऑर्बिटल को कैसे डिफाइन करते हैं कि द वॉल्यूम ऑफ द स्पेस in which there is 95% of finding
95% चांस ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड द एटॉमिक ऑर्बिटल। कि बच्चे स्पेस का वो वॉल्यूम कि जिसके अंदर 95% ये प्रोबेबिलिटी हो कि इलेक्ट्रॉन यहाँ मौजूद है, उसे हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल मौजूद होते हैं। अब बच्चे ऑर्बिटल और चीज़ है, ऑर्बिट और चीज़ है। ऑर्बिट तो हमें कहा था बोहर थ्योरी के अंदर हमने ऑर्बिट्स पढ़े थे कि जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। लेकिन हम ऑर्बिटल को बच्चे दे कैन आल्सो भी रिगार्डेड एज द स्प्रेड ऑफ चार्ज सराउंडिंग द न्यूक्लियस, और उनको हम इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी कहते हैं। ये देखें बच्चे, ये हमारे पास न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, या मतलब हमारे पास ये वो डिस्टेंस है कि इस डिस्टेंस पर जब आएंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी वो बहुत ज़्यादा होगी। ये फर्स्ट ऑर्बिटल, और बच्चे ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सेकंड ऑर्बिटल, मतलब 2s ऑर्बिटल, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंस की प्रोबेबिलिटी वो बहुत ज़्यादा होगी। नेक्स्ट बच्चे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को हमने अच्छी तरह वैसे पढ़ भी लिया था, मैं यहाँ पे थोड़ी रिवाइज पढ़े तो हमने कहा था कि हमने वो n+l रूल पढ़ा था कि उनकी इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर के केस में हमने उनको क्या करना है, सब शेल को फिल करना है। हमने ऑफ बॉ प्रिंसिपल भी देखा था कि उसके अंदर हमने सबसे पहले उसको फिल करेंगे जिसकी एनर्जी सबसे कम, तो इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर के केस में मतलब उसके अकॉर्डिंग हम उन सब शेल को क्या करते हैं, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, द बच्चे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम किसे कहते भी किसे हैं, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इनटू द शेल एंड सब शेल अराउंड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो हमें यहाँ पर पहले लिख देता हूँ बच्चे, हमने कहा था स्कूल, पब्लिक स्कूल, डिवीजनल पब्लिक स्कूल एंड फेडरल डिवीजनल पब्लिक स्कूल। हमें भी फिलहाल यहाँ तक बात करते हैं। आपको कहा था कि एस सब शेल के लिए मिनिमम एन की वैल्यू कितनी होगी, 1। यहाँ पर इसके लिए बच्चे 2, 3, 4 और ये 5 और ये मेरे पास आ गया 6। और हमने कहा था पी के लिए एन की वैल्यू बच्चे मिनिमम कितनी होती है, 2, तो 2p, 3p, दिस इज़ 4p एंड 5p। डी के लिए हमने कहा था कि डी के लिए जो बच्चे मिनिमम वैल्यू एन की होती है वो कितनी होती है, 3, क्योंकि थर्ड शेल के अंदर ही डी सब शेल होता है। पहले जो 2 शेल हैं के और एल, उनमें डी सब शेल नहीं होता। तो बच्चे ये बन गया 3d और ये मेरे साथ में क्या आ गया, 4d। तो ये सीक्वेंस बच्चे है 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s। और अगेन हम इस आगे भी इनको बच्चे जो हैं इनका ऑर्डर लिख सकते हैं जिसके अकॉर्डिंग हमने इन सब शेल की फिलिंग करनी है। तो 1 बाय 1 हम देखते हैं बच्चे। देखें सबसे पहले हाइड्रोजन है, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 1। तो बच्चे हमें पता है कि जो चीज़ न्यूट्रल होती है उसमें जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, मीन्स में अगर 1 प्रोटॉन है तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 1 होंगे। तो बच्चे सबसे पहले हमने किसको फिल करना है, जिसका एनर्जी लेवल सबसे कम, जो न्यूक्लियस के सबसे करीब होगा, तो वो कौन सा होगा बच्चे, 1s फर्स्ट शेल का सब शेल मीन एस सब शेल 1s। तो अब देखें 1 इलेक्ट्रॉन था, हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का लिख देंगे 1s1। नेक्स्ट बच्चे हीलियम की बात करते हैं। अब उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं और हमें पता है कि एस सब शेल के अंदर बच्चे इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं, 2, और पहले शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या बन जाएगी, 1s2। अब आ जाए बच्चे लिथियम पे। अब देखें लिथियम जो है, ये देखें ये न्यूक्लियस, पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 2। अब दूसरे शेल में कितने आने हैं बच्चे, वो 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे लिखेंगे, 1s2 एंड 2s1। 1s2 मीन देखिए एस के अंदर, एस सब शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2, पी के अंदर 6, डी के अंदर 10 और एफ के अंदर 14। तो बच्चे यहाँ पर इसकी हमारे पास लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ गई। नेक्स्ट बेरिलियम है, उसके अंदर बच्चे 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 1s2, 2s2। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें ना बच्चे बोरॉन की, तो अब बोरॉन के अंदर हमारे पास एक नेक्स्ट सब शेल आ जाएगा। देखें कैसे, ये न्यूक्लियस फर्स्ट शेल के अंदर बच्चे कितने आ गए हैं, 2। अब ये तो हमें पता चल गया कि सेकंड के अंदर कितने आने बच्चे, वो 3 आने। लेकिन इन 3 को फिर हमने सब शेल में जो करना है, अब सेकंड शेल के अंदर क्या होते हैं, 2s एंड 2p। इलेक्ट्रॉन कितने हैं, वो 3 हैं। तो 2s के अंदर कितने आ जाएंगे, 2, बाकी बच्चे बच जाएगा 1। ठीक है, अब हमें पता है कि पी सब शेल के ऑर्बिटल कितने होते हैं, 3, px, py और pz, और हम वो एक इलेक्ट्रॉन किस में ऐड कर देंगे, px में ऐड कर देंगे। इस तरह कार्बन की बात करेंगे तो एक px और एक py में हम 1 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करते जाएंगे। नाइट्रोजन बच्चे 1 1 1। और इसमें हमने ये हॉर्न्स रूल पे पढ़ा था कि अगर हमारे पास सेम एनर्जी लेवल वाले अगर डी जनरेट ऑर्बिटल मौजूद हों तो पहले हमने उनको सेम स्पिन के साथ हमने उनको हाफ फिल करना है और फिर हमने उनको कम्प्लीटली फिल्ड करना है। तो बच्चे जब हम ऑक्सीजन केस में आएंगे तो अब यहाँ पर इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है बच्चे, 1s2, 2s2। अब पी के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आने हैं बच्चे, वो ये ऑक्सीजन के नीचे वाली है, 1s2,
2s2। अब बच्चे बाकी पी में कितने आने हैं 4, तो जब 4 हमने पहले क्या करेंगे px py pz में एक एक फिल करेंगे और फिर उसके बाद उनके अंदर ये देखें ये मैंने सेकंड फिल कर दिया, तो ये टोटल 8 आ गए बच्चे। से फ्लोरीन की नियोन बच्चे नोबल गैस है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, ये स्टेबल होते हैं, ये किसी चीज़ से रिएक्ट नहीं करती। तो अब बच्चे नेक्स्ट जब हम जाएंगे ना तो हम उनके साथ ये नियोन क्यों लिख रहे हैं सोडियम के साथ कि इसकी जो पहली जो इसके 10 इलेक्ट्रॉन की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो किस से मैच कर रही है नियोन की, और हर एटम की ख्वाहिश भी करती है कि मेरी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो नोबल गैस से मैच करे, क्योंकि जब नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को वो अटेन कर लेंगे तो वो स्टेबल हो जाएंगे और उस केस में उसका ऑक्टेट भी क्या होगा कंप्लीट। तो नियोन S1 3s1, इस तरह अगे मैग्नीशियम नियोन 3s2, ऐसा एल्यूमिनियम बच्चे बात करेंगे तो उसका P में चला जाएगा। तो ये देखिए 1 बाय 1 हमने जो बच्चे हैं इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को लिखा गया। और यहाँ पर बच्चे बस देख लें, ये हमने वैसे पढ़ भी लिया, ये बच्चे 3D सीरीज़ के अंदर आ जाते हैं, ये ट्रांजिशन एलिमेंट है। यहाँ पर हमने कहा था कि जस्ट हमने 2 के बच्चे याद रखना है जो कि पिकुलर थोड़ा बिहेवियर शो करते हैं। एक हमारे पास आ जाता है क्रोमियम और दूसरा हमारे पास कॉपर है। अब क्रोमियम में होना तो ये चाहिए था कि पहले S कम्प्लीटली फिल होता, उसके बाद D के अंदर इलेक्ट्रॉन जाते, लेकिन ये अपने आप अपनी स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए अभी क्या करता है कि पाँचों के पाँचों D को हाफ फिल कर देता है और इसका S भी क्या होता है हाफ फिल होता है। बाकियों के केस में क्या होगा, पहले S कम्प्लीटली फिल्ड होगा और उसके बाद D के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड होते जाएंगे। एक बच्चे ये कॉपर है हमारे पास, ये देखें ये कॉपर है हमारे पास, यहाँ पर एस नज़र नहीं आएगा, ये देखें ये टॉप के ऊपर कॉपर है। अब कॉपर के अंदर क्या होना चाहिए था कि पहले बच्चे एस कम्प्लीटली फिल्ड होता, उसके बाद डी में इलेक्ट्रॉन रहते, लेकिन आपने ये पांचों डी को कम्प्लीटली फिल्ड करने के लिए आप इसके एस के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे बच्चे 1 इलेक्ट्रॉन आएंगे। बाकी सबको अगर आप देखेंगे तो पहले एस कम्प्लीटली फिल्ड होगा तो इलेक्ट्रॉन डी में जाएंगे, फिर जब डी कम्प्लीटली फिल्ड हो जाएगा तो फिर आगे बच्चे अगेन पी आ जाता है तो फिर इसके अंदर इलेक्ट्रॉन मूव करते जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।